आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। 7 अक्टूबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज जान लेते हैं आज के करंट अफेयर क्या है। अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग कल आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है कि किस जिले की जिला परिषद को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण में पहला स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था प्यारे बच्चों कुरुक्षेत्र। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक था इस सवाल का हमारा। बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब भी दिया है। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। किस पड़ोसी राज्य का धान अब हरियाणा की मंडियों में बिक सकेगा? तो देखिएगा, आपको रिसेंटली पता ही होगा कि भारत सरकार द्वारा 3 नए कृषि संबंधित कानून पास हुए हैं जो कि किसान विरोधी भी बताए जा रहे हैं। किसानों के दंगे और आए दिन जो है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो ही रहा है, इवन अभी भी चल ही रहा है। वो तो बात ठीक है, लेकिन उसमें से जो एक आपका कानून यही था कि हरियाणा का या बल्कि किसी भी राज्य का किसान जो है किसी भी राज्य के अंदर अपनी फसल बेच सकता है। अभी रिसेंटली हरियाणा की मंडियों में जो है कौन कौन से राज्यों के किसान जो है अपना धान बेच सकते हैं? पंजाब के बेच सकते हैं, बिल्कुल ठीक जवाब। यूपी के बिल्कुल ठीक जवाब। राजस्थान बिल्कुल ठीक जवाब। ये सारे ही आंसर रहेगा हमारा फिर ऑल ऑफ द अबोव। आप सभी को पता है कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है मैंने आपको बताया था 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और इसके लिए पोर्टल है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इसकी घोषणा किसने की है? इसकी घोषणा शुरुआत में खाद्य नागरिक और आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के जो विभाग जो है ना उस विभाग के सचिव है PK दास, उन्होंने जो है ये फैसला किया है, ये घोषणा की है। पंजाब, यूपी और राजस्थान राज्य के जो है किसान हरियाणा की मंडियों के अंदर जो है धान बेच सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पड़ोसी किसान इन शर्तों पे ही जो है हरियाणा के अंदर धान बेचेंगे, जिसमें से सबसे पहले जो है आपका क्या मक्का, मूंग, कपास, बाजरा और कोई भी फसल जो है प्रदेश की मंडियों में खरीद नहीं की जाएगी। ठीक है। और खरीद से पहले पड़ोसी किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो है इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। और किसान ने जो है फसल अपनी जमीन पे ही बोई है और कितने एकड़ में बोई है उसकी फर्द जो है साथ में लानी पड़ेगी। बिना फर्द के हरियाणा की मंडियों के अंदर जो है वो धान नहीं बेच सकते हैं। और किसान ने फसल यदि ठेके पे बोई है तो फसल बेचने के लिए जमीन के मालिकों को साथ में लाना होगा या उसका फर्द मालिक से लेके आनी होगी, ऐसा तो कुछ करना ही पड़ेगा मतलब। और कुल जमीन के कितने हिस्से में धान बोया है उस जमीन का खसरा, गिरदावरी नंबर और उसकी सारी जानकारी भी साथ में लेके आनी पड़ेगी। और के साथ में रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल पे करवाया है और जिस मोबाइल पे OTP आया है वो भी साथ में रखना पड़ेगा। तो मतलब ये सारी चीजें रहनी ही पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। कोविड-19 की प्रॉपर गाइडलाइन है उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस जिले में फसलों के अवशेष से खाद बनाने के लिए वेस्ट डीकंपोजर तैयार किया गया है? फसलों के अवशेष से खाद बनाने के लिए वेस्ट डीकंपोजर करनाल जिले में तैयार किया गया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वेस्ट डीकंपोजर जो है वो गाय के गोबर और बैक्टीरिया से तैयार किया गया है। और इसके लिए जो है आपको बता देता हूं कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद जो है इसके द्वारा तैयार किया गया है एक, जहां पे 200 ml की पैकिंग जो है वो भी उपलब्ध है इस वेस्ट डीकंपोजर से बनी हुई खाद। ठीक है। और करनाल जिले का किसान जो है वो बहुत ही आगे है। वो देखिएगा आप लोग की 2500 एकड़ में 2500 एकड़ या इससे भी ज्यादा में खेती कर रहा है। और मजे की बात है कि इस बार जो है आपका 90 एकड़ के अंदर केमिकल फ्री धान लगाया गया है, जहां पे मतलब आपकी स्प्रे खाद जो है ये आपकी यूरिया वगैरह इनका कम से कम यूज किया गया है। अच्छा, क्या है बेसिकली होता ये है कि जब हम लोग ये यूरिया वगैरह खाद का यूज करते हैं या आपके फसलों के अवशेष वगैरह खेतों में जलाते हैं तो उनसे पैदावार कम होती है। ठीक है। और अगर ये नहीं करते हैं तो आप देखिएगा फसलों के अवशेष न जलाने की वजह से 10 से 15% जो है वो किसानों की पैदावार है वो बढ़ जाती है। आगे जाते हैं हम लोग, उससे पहले करनाल का जिक्र करते हैं। राजा कर्ण के नाम पे करनाल का जिक्र पड़ा है और यहाँ का जो आपके कंबल और जूते हैं वो यहाँ से बाहर भेजे जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। लिबर्टी जूता उद्योग तो फेमस है करनाल का।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन की एशियन रैंकिंग में कौन सा स्थान प्राप्त किया है। हरियाणा की बेटी है मनु भाकर और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में जो है वो एशियन रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी, यही है मनु भाकर। गोल्डन गर्ल के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और चाइना की वांग क्वेन को दूसरा स्थान मिला है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया की किम ज्यूंग जो है वो तीसरे स्थान पे है, आप ये देख लीजिएगा। और भारत के यशस्विनी देसवाल जो है वो चौथे स्थान पे है। इतनी बातें हमें याद रखनी है। और मनु भाकर की रैंक नंबर 1 है, 1816 जो है इनकी रेटिंग है इंडिया, ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। अच्छा, ये हरियाणा में जो है किस जिले की है, ये आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मैंने आपको ऑलरेडी 3-4 बार बता रखा है, अगर याद है तो बताइए। हरियाणा के किस जिले में ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए पार्किंग मैनेजमेंट पॉलिसी का निर्माण किया जाएगा। पार्किंग मैनेजमेंट पॉलिसी का निर्माण जो है वो गुरुग्राम में किया जाएगा। डी ऑप्शन जो है हमारा इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, यहां पे क्या होगा कि गुरुग्राम महानगर विकास लिमिटेड डिपार्टमेंट जो है वो क्या करेंगे कि जहां पे पार्किंग नहीं है वहां पे अगर लोगों ने साधन खड़े कर रखे हैं तो उनके मुंह पे मारेंगे वो। इसका मतलब ये है कि उनके साधनों को जो है इम्पाउंड कर लिया जाएगा, चलान वगैरह किया जाएगा। तो इसलिए पार्किंग मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई जाएगी जिससे के तहत जो है ज्यादा जाम वगैरह ना लगे गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है और पहले इसका नाम गुड़गांव होता था। 2016 में इसका नाम गुरुग्राम कर दिया, ठीक है, खट्टर सरकार ने ही। आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के किस क्षेत्र में पहली बार उपचुनाव के लिए डिजिटल नामांकन किया जाएगा। मतलब हरियाणा इतिहास में जो है 2 काम नए हुए हैं। एक, पहली बार डिजिटल रैली हुई थी पंचकुला के अंदर, मैंने बताया था। वो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वरना रैलियां तो होती रहती है लेकिन ये जरूरी नहीं था। जरूरी यह था कि पहली बार डिजिटल रैली कहां हुई है, पंचकुला में। अब चुनाव तो होते रहते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पहली बार डिजिटल नामांकन, ठीक है, बिना जाए आए घर बैठे सब कुछ काम हो रहा है। तो अभी रिसेंटली चुनाव कहां होने वाले हैं, बड़ौदा में होने वाले हैं। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक रहेगा। बड़ौदा उपचुनाव के लिए नामांकन डिजिटल तरीके से होने वाले हैं। कोविड महामारी के चलते हुए ये पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया है। फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी, ठीक है। और इसके लिए क्या होगा, जो भी प्रत्याशी है उसके बाद में प्रिंट निकाल के रिटर्निंग अधिकारी के पास में जमा करवाना होगा उसको, ठीक है। और अभी तक मतदान केंद्र पर 1500 जो है मतदाता होते थे, लेकिन इस बार क्या होगा 1000 ही मतदाता होंगे। टाइम जो है उसको सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक कर दिया है, ठीक है। और पहले जो है 223 मतदान केंद्र थे इस बड़ौदा केंद्र, इस बार 280 होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए ही। क्यों ना ये काम घर बैठे वोटिंग वाला कर देते तो और ही मजा आ जाता। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग NH 148N से हरियाणा के किस जिले में जल संचयन के लिए हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका नूह यानी कि मेवात। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि 2018 में केंद्र सरकार ने पिछड़े इलाकों का विकास करने के लिए जो है एक शुरू किया था, जो हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी के पिछड़े जिलों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसका नाम है NH 148N, ठीक है। अब आपको पता है हरियाणा में मेवात या नूह जो है वो पिछड़े इलाकों के अंदर ही इसका नाम शामिल होता है। और इसी वजह से जो है इसी पे जिले के अंदर जो है वो हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा पानी को इकट्ठा करने के लिए। वैसे तो क्या है, वैसे तो ये है कि हर 500 मीटर के ऊपर जो है हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाने की योजना है, ठीक है। और नूह में इस एक्सप्रेसवे की लंबाई है कुल 70 किलोमीटर, ठीक है, 70 से भी थोड़ी बहुत ज्यादा ही है, ठीक है, इतनी लंबाई है। और तकरीबन जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की योजना के मुताबिक 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। और इस राष्ट्रीय राजमार्ग पे तकरीबन 90,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि जो है वो खर्च की जा रही है। और ये कहां से निकल रहा है, दिल्ली हरियाणा में एक तो गुरुग्राम है, एक नूह है, ये 2 जगह है। बाकी कोटा है, रतलाम है, दाहोद है, वडोदरा है, सूरत है, ये बाकी आपके राजस्थान और गुजरात राज्य के क्षेत्र हैं, ठीक है। ये भी बात आप याद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ता हूं, अगली बात जो है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। उससे पहले नूह की स्थापना कब हुई है, 4 अप्रैल 2005 को हुई है। क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। और इसका जो आपको पहले नाम मेवात था लेकिन बाद में नूह कर दिया गया, ठीक है।
हरियाणा के सिरसा जिले में किस गांव के किसान छिद्रपाल 8 वर्षों से मिट्टी की उर्वरकता जो होती है उसको बढ़ाने के लिए पराली को जलाने की बजाय मिट्टी में दबाने का ही काम कर रहे हैं। देखिएगा, ऐसा नहीं है कि पराली जो है आपका मिट्टी में दबा दें तो उससे कोई जमीन को नुकसान होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। किसान है छिद्रपाल, इनका गांव का नाम जो है क्या है, इनके गांव का नाम है रामपुर थेड़ी। ठीक है, सिरसा जिले के अंदर पड़ता है ये रामपुर थेड़ी। और ये किसान जो है ये पिछले 8 सालों से अपने एक अलग ही प्रकार की खेती कर रहे हैं, जिसमें से यूं कहिएगा आप लोग कि ये पराली को जो है सीधा छोटे छोटे टुकड़े करके जमीन पे ही डाल देते हैं, जिससे क्या होता है पराली के नीचे इनका मानना है कि कुछ बैक्टीरिया उत्पन्न होते हैं, वो बैक्टीरिया इनकी जमीन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। पहले ये भी जलाते थे, जिससे क्या होता था कि किसान इनकी जो खेती की पैदावार है वो 4-5 क्विंटल कम होती थी। अब क्या है, धीरे धीरे इन्होंने देखा कि इनकी जो खेती है पराली ना जलाने की वजह से इनकी फसल जो है वो 2 से 4 क्विंटल प्रति एकड़ ज्यादा हो रही है। ना ही तो ये जिंक डालते, ना ही ये फास्फोरस डालते, ना ही ये सल्फर डालते, और पहले के मुकाबले और कम खाद और ही कम कीटनाशक वगैरह इनका यूज कर रहे हैं। पेस्टिसाइड भी ना के बराबर ही यूज कर रहे हैं ये। ठीक है, और पानी भी जो है आपका मतलब पहले 3-4 बार 4 या 5 बार देते थे, अब 2 या 3 बार में ही जो है अपनी गेहूं को पका लेते हैं ये। मतलब पानी भी कम देना पड़ रहा है इन्हें, मतलब इसके चावल के जस्ट बाद गेहूं की खेती होती है ना, इसी वजह से। ठीक है, तो इतनी बात हमें याद रखनी है। और अगला जो क्वेश्चन पढ़ने से पहले सिरसा की बात करें तो सिरसा का प्राचीन नाम शिरसुती या सिरस्का के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी के करीब 54 स्थलों पर खुदाई के बाद ही जो है इसकी खोज भारत के पुरातत्व सर्वे द्वारा जो है वो की गई थी। और सिरसा जो है यहाँ पे तारा बाबा की कुटिया है एक, ये भी आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ये मैप में आपको सिरसा जो है जरूर दिखाई दे रहा होगा। आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एनसीआर में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र के तहत किस क्षेत्र की निगरानी अब सैटेलाइट के जरिए की जाएगी। तो एनसीआर में प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्रों के लिए जो है आपका, उनके लिए कौन से क्षेत्र की, वो सारे के सारे क्षेत्र ही है, वन क्षेत्र की भी, कृषि क्षेत्र की भी, हरित क्षेत्र की भी, इनकी सभी की सभी निगरानी जो है वो सैटेलाइट के द्वारा की जाएगी। सैटेलाइट से की जाएगी जमीन की सच्चाई जांचने के लिए। सैटेलाइट इमेजेस जो है आपकी, उनका एक राजस्व रिकॉर्ड जो है उनके साथ में मैच किया जाएगा, भाई रिकॉर्ड में क्या है और सैटेलाइट की इमेजेस क्या कहती है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय राजधानी में बैठक हुई थी, और उसके अंदर नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की जो है 39वीं बैठक में ये बात जो है सामने रखी गई, जिसमें जो है रीजनल प्लान 2041 का जो है वो सुनिश्चित करना था, और ये पता लगाना है कि हरियाणा का रिकॉर्ड में जमीन क्या है और वास्तविक जमीन जो है क्या है, वन क्षेत्र क्या है, कृषि क्षेत्र क्या है, हरित क्षेत्र क्या है, इन सभी की निगरानी रखने के लिए, जांचने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हरियाणा के किस जिले के डॉक्टर सुमित यादव ने नीट सुपर स्पेशलिटी के प्रवेश परीक्षा में देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है, नीट के अंदर जो है डॉक्टर सुमित यादव ने पहला स्थान हासिल किया। ये कहाँ के हैं, ये रेवाड़ी के हैं भाई। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है, और रेवाड़ी के हैं, और रेवाड़ी का इनका मूल गांव का नाम है रामगढ़। ठीक है, इनके पिता रतन कुमार मेहता गांव बीकानेर के राजकीय स्कूल के अंदर जो है अंग्रेजी के लेक्चरर हैं, और इनकी मां अनसुईया यादव हैं, वो भी साइंस की ही टीचर हैं। डॉक्टर सुमित ने 2009 के अंदर जो है पीजीआई रोहतक में एमबीबीएस में जो है एडमिशन लिया था। 2014 में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी। 2016 में एमडी के लिए प्रवेश परीक्षा दी तथा देश भर में 1234वां स्थान हासिल किया। ठीक है, और अभी हाल ही में 15 सितंबर को इन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित नीट की परीक्षा दी थी, और जिसके अंदर जो है इन्होंने 400 में से 347 नंबर लिए, और ये देश भर में पहला स्थान इन्होंने हासिल किया। ये आप फोटो में देख रहे हैं, डॉक्टर सुमित है ये। ठीक है, और रेवाड़ी की बात करें तो पहले इसको रेवावाड़ी के नाम से धीरे धीरे पुकारते थे, क्योंकि रेवती के नाम से पुकारा, रेवती को रेवा कहते थे, फिर रेवावाड़ी कहने लगे, और धीरे धीरे इसका नाम रेवाड़ी ही पड़ गया। ठीक है, और रेवाड़ी जो है यहाँ पे भारत की सबसे पहली गौशाला बनी थी 1862 के अंदर, राजा राव युधिष्ठिर यादव द्वारा जो है इसे बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कितने विद्यार्थियों ने जेई एडवांस की परीक्षा पास की है। तो जेई एडवांस की परीक्षा जो है वो पास की है 23 विद्यार्थियों ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा।
और इसमें जो है कैटेगरी वाइज अगर बात करता हूं तो एससी कैटेगरी जो है उसके 8 है, ओबीसी के 9 है और सामान्य के 6 स्टूडेंट है। सिरसा के प्रवीण ने एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया में 434वां रैंक हासिल किया है। ओबीसी कैटेगरी में फतेहाबाद की काजल ने ऑल इंडिया में 293वां रैंक हासिल किया है और इन विद्यार्थियों का सुपर 100 के तहत चयन हुआ है। और इस बार जो है सुपर 700 का जो है वो भी कर दिया गया है ताकि विद्यार्थियों की संख्या जो है वो ज्यादा हो सके, प्रवेश ज्यादा से ज्यादा वो कर सके। और चलिए इतनी तो बात आपको समझ आ ही गई है। तो आप लोगों के लिए सवाल है कि हरियाणा के किस शहर में आकाश मेहता को वर्ल्ड बैंक में एनवायरमेंट एनालिस्ट के तौर पे नियुक्त किया है? हरियाणा के किस शहर के हैं ये, ठीक है, कौन से शहर का संबंध है इनका? महम का है, गोहाना का है, हिसार का है, रोहतक का है, जिनको वर्ल्ड बैंक के एनवायरमेंट एनालिस्ट के तौर पे नियुक्त किया है? बताइए विस्तार से आप लोग। कल फिर हाजिर होऊंगा सुबह लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक के आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।